हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। उन पे वीडियोस लाता रहूँगा। तो आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है जे.एन.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। तो इसके साथ साथ हम इसके कुछ एमसीक्यूज़ भी करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इसके साथ ही जो मैंने वीडियो बनाया था स्पोर्ट्स अवार्ड का, उसमें आपने सपोर्ट बहुत कम किया मुझे, तो मैं चाहूँगा कि डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप जाके इसे भी देखें, क्योंकि वीडियोस मैं आपके लिए बनाता हूँ, आपको देखनी चाहिए। और जितने भी स्पोर्ट्स अवार्ड, नेशनल अवार्ड इस साल मिले हैं वो सभी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, इसके अलावा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और इसी के रिलेटेड जो पैराशूटर अवनी लखेड़ा है उनका एक क्वेश्चन भी आया है सीडीएस में, तो मैं चाहूँगा कि आप जाके ये वीडियो भी देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जे.एन.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, आप जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर जो है पहले एक स्टेट था, लेकिन उसके बाद 5 अगस्त 2019 को जब लोकसभा में होम मिनिस्टर ने बिल जो है वो प्रेजेंट किया, तो उसके बाद जे.एन.के एक अलग यूटी और लद्दाख एक अलग यूटी बन गई। आर्टिकल 370, 35A ये सब क्या हो गए, एब्रोगेट हो गए। और पार्लियामेंट के पास पावर कहाँ से आती है? स्टेट के साथ उसका एरिया कम करने की, एरिया ऐड करने की, नाम चेंज करने की, कोई भी चीज़ करने की आर्टिकल 3 उसे एम्पावर करता है। तो ये आप याद रखें कि सबसे पहले जो है बिल वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ। मिनिस्टर ऑफ ये होम अफेयर्स जो हैं अमित शाह, उन्होंने जो है प्रेजेंट किया बिल 5 अगस्त को किया। कितने लोग फेवर में थे, कितने लोग अगेंस्ट में थे दोनों हाउसेज में, ये भी याद रखने वाली चीज़ है। 125 फेवर में थे राज्यसभा में और 61 अगेंस्ट थे। लोकसभा में अगले दिन यानी 6 अगस्त 2019 को इंट्रोड्यूस हुआ और 370 लोग इसके फेवर में थे, मतलब कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो थे, और 70 जो थे इसके अगेंस्ट थे। उसके बाद इसको प्रेसिडेंट का एसेंट जो है 9 अगस्त 2019 को मिला और ये एनफोर्स कब हुआ? 31 अक्टूबर 2019। क्वेश्चन इसी तरह के आते हैं, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपको याद रखनी चाहिए। उसके बाद इसमें 14 पार्ट्स हैं, 103 सेक्शंस हैं और 5 शेड्यूल्स हैं। तो जितने भी प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थे जो एप्लीकेबल नहीं थे जे.एन.के में, वो अब से एप्लीकेबल हो जाएंगे, क्योंकि अब जम्मू एंड कश्मीर जो है एक यूटी बन चुकी है। उसके बाद आप जानते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो डिसॉल्व हो गई थी जम्मू एंड कश्मीर की। उसके बाद गवर्नर रूल लगा, उसकी डेट, उसके बाद प्रेसिडेंट रूल लगा, उसकी भी डेट यहाँ पे दी गई है। अब अगर हम बात करें जो शेड्यूल है, पहला शेड्यूल हमें क्या कहता है? मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स आप जानते हैं किस हाउस को कहा जाता है? राज्यसभा को कहा जाता है। और राज्यसभा की सीट जो है वो सिर्फ जे.एन.के में है, लद्दाख में राज्यसभा की कोई भी सीट नहीं है। सेकंड शेड्यूल कहता है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज, मतलब लोकसभा की हम बात कर रहे हैं, तो लोकसभा में टोटल जो है यहाँ पे 6 सीट्स दी हैं, जिसमें से 5 सीट जे.एन.के के पास हैं और 1 सीट आपकी लद्दाख के पास है। थर्ड शेड्यूल की अगर हम बात करें तो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज, मतलब जो लेजिस्लेचर बनेगा वो भी सिर्फ जे.एन.के का है, लद्दाख का कोई लेजिस्लेचर नहीं है, उसे एडमिनिस्टर एलजी करेगा। और फोर्थ शेड्यूल कहता है ओथ एंड एफर्मेशंस। आप जानते हैं जब भी कोई इलेक्टोरल ऑफिस होल्ड करता है उससे पहले उसे एक ओथ लेनी पड़ती है। और फिफ्थ शेड्यूल ये कहता है कि सेंटर के कितने लॉज जो हैं वो स्टेट में यानी यूटी में अब एप्लीकेबल हो जाएंगे, और स्टेट के जो पहले लॉज हैं कौन कौन सा ख़त्म हो गया, कौन कौन सा अभी भी है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिफ्थ शेड्यूल में मिल जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें पार्ट्स की, तो पहला पार्ट का प्रिलिमिनरी है, जहाँ पे आपको डेफिनेशंस मिलेंगी यूटी की, स्टेट की, कोर्ट की, डिफरेंट ऑफिसेज की, आपको यहाँ पे डेफिनेशन मिल जाएगी। सेकंड पार्ट आपका कहता है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो किस तरह रीऑर्गेनाइज करके इसको यूटी बनाया, पहले क्या था अब क्या है, वो सारी चीज़ें आपको सेकेंड पार्ट में मिल जाएंगी। पार्ट थर्ड में है रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पार्ट थर्ड सेक्शन 14 सबसेक्शन 6 में ये कहता है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो है उनको किस तरह लेजिस्लेटिव असेंबली में रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। और साथ में पार्ट थर्ड में ही सेक्शन 15 में कहता है वुमेन इन लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब इन्हें किस तरह रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। तो एक चीज़ और याद रखिए कि अगर इलेक्शन करने के बाद एडुकेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है वुमेन का, तो एलजी के पास ये पावर है कि वो 2 वुमेन को नॉमिनेट कर सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। तो पार्ट 4 कहता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूटी ऑफ लद्दाख, मतलब कि यूटी ऑफ लद्दाख को एडमिनिस्टर कौन करेगा, वो एलजी करेगा, किस तरह करेगा, क्या चीज़ें होंगी, वो सब चीज़ जो है आपको इस पार्ट में मिल जाएंगी। और पार्ट 5 में आपको मिलेगा डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज। डिलिमिटेशन जो है आप जानते हैं
जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो तो 2011 के सेंसस के बेसिस पे कर रही थी, लेकिन जो पॉलिटिकल लीडर्स जम्मू एंड कश्मीर के थे वो कह रहे थे कि 2021 में जब सेंसस हो जाएगा उसके बेसिस पे आप डिलिमिटेशन करना। तो इसी चीज़ पे डिस्प्यूट चल रहा था, लेकिन बाद में ये 2011 के बेसिस पे ही हो गया। उसके बाद हम आते हैं पार्ट 6 पे। तो पार्ट 6 में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जो रिजर्वेशन है, आप जानते हैं इलेक्शन में भी होती है, बाकी डिफरेंट जगहों पे इनको रिजर्वेशन मिलती है। उस सारी इन्फॉर्मेशन को आप पार्ट 6 में देख सकते हो। पार्ट 7 है आपका मिसलेनियस एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस। पार्ट 8 में है हाई कोर्ट, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे चल के इस वीडियो में। पार्ट 9 में आपका एडवोकेट जनरल यूटी जे&के का कौन है, पहला भी डीसी रहना है और अभी जो प्रेजेंट में है इस टाइम वो भी डीसी रहना ही है। पार्ट 10 में ऑथराइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज। रेवेन्यू जो जनरेट होगा उसको किस तरह जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरह जो है क्या क्या पैसे देगी, किस काम के लिए देगी, किस तरह डिवाइड किया जाएगा उस पैसे को, वो सारी चीज़ें जो हैं आपको पार्ट 10 में मिलेंगी। तो उसके बाद पार्ट 11 की बात करें, अपॉर्चमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। एसेट आप जानते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मेरे पास कोई पैसा है, कोई लैंड है, कोई घर है, वो एक एसेट है, मेरे लिए वो एसेट है, मतलब मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। लाइबिलिटी का मतलब है कि मैंने किसी को कोई चीज़ देनी है, मतलब मैंने किसी से कोई उधार लिया है तो अब वो मैंने रिटर्न करना है, तो वो एक लाइबिलिटी है। तो इनको भी किस तरह यूज़ किया जाएगा वो आपको पार्ट 11 में पता चलेगा। पार्ट 12 में आपको मिलेगा प्रोविजन एज टू सर्टन कॉर्पोरेशन एंड अदर मैटर्स। कॉरपोरेशंस किस तरह काम करेंगी यूटी ऑफ जे&के में, वो इन्फॉर्मेशन आपको पार्ट 12 में मिल जाएगी। पार्ट 13 में प्रोविजन एज टू सर्विसेज, मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन, इस तरह की जो सर्विसेज होती हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी। तो वहाँ पे ये सिर्फ ये टैगलाइन आपने याद रखनी है, मे बी क्वेश्चन डायरेक्ट आपको पूछा जाए कि कौन सा पार्ट किस चीज़ के साथ डील करता है। पार्ट 14 आपका करता है लीगल एंड मिसलेनियस प्रोविजंस में। उसके बाद 2020 में जो 3 ऑर्डर्स आए हैं वो आपके सामने हैं, ये भी आप याद रखिएगा। फिर अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी जे&के की, तो अब इसमें 90 सीट्स होंगी डिलिमिटेशन के बाद। इससे पहले हमारे पास 87 सीट्स थी, लेकिन वो कम होकर 83 हो गई, क्योंकि लेह, करगिल, ज़ांस्कार एंड नुब्रा ये सीट्स लद्दाख में चली गई। हमारे पास बची 83। फिर डिलिमिटेशन के बाद 7 सीट्स और ऐड हो जाएंगी, तो हमारे पास हो जाएंगी टोटल 90। अब 24 सीट्स जो हैं वो यूटी में डेजिग्नेट की गई हैं, लेकिन वो वाला एरिया है जो पीओके मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंडर आता है। याद रखिए ये 24 सीट्स जो हैं ये कंटेस्टेबल नहीं है, इलेक्शन सिर्फ 90 सीट्स पे होता है। टोटल अगर आपकी बात करें तो टोटल 114 है, लेकिन इलेक्शन इनमें से सिर्फ 90 पे ही होता है, क्योंकि 24 हमने पीओके वाली रखी हैं जिन पे कि इलेक्शन नहीं होता है। उसके बाद अगर बात करें जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो स्टेट लिस्ट में जो भी चीज़ें दी गई हैं उन पे लॉ बना सकती हैं, लेकिन एक तो पब्लिक ऑर्डर पे और पुलिस इन दो पे नहीं बना सकती, और कॉन्करेंट लिस्ट इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस पे भी नहीं बना सकती। अब लेजिस्लेटिव असेंबली की जितनी भी स्ट्रेंथ होगी उसका 10% टोटल जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी वो सिर्फ 10% होगी। अगर हम अभी कहें कि 90 है तो इसका मतलब 9 मिनिस्टर्स होंगे टोटल, इंडिपेंडेंट या जो भी मिनिस्टर होगा वो सारे कितने होंगे, 9 ही होंगे। तो जे&के की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट बनेगी उसके पास लैंड के ऊपर लॉ बनाने का, कोई भी चीज़ करने का पूरा इख्तियार होगा। और आप जानते हैं कि स्टेट जब थी ये जम्मू एंड कश्मीर, तब यहाँ पे एक लेजिस्लेटिव काउंसिल भी हुआ करती थी, लेकिन अब उसको एबॉलिश कर दिया गया है एज पर सेक्शन 57 ऑफ द जे&के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। अब याद रखिए कि लोकसभा में जो सीट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर की वो 5 होंगी और राज्यसभा में 4 होंगी। लद्दाख की कोई राज्यसभा की सीट नहीं है और लोकसभा की सिर्फ 1 सीट है। उसके बाद हाई कोर्ट जो है वो कॉमन है लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर का। इसमें टोटल जजेस कितने हैं, 17 हैं, 13 परमानेंट जजेस हैं और 4 एडिशनल जजेस हैं। मई टू अक्टूबर चीफ जस्टिस और एडमिनिस्ट्रेटिव विंग कहाँ रहेगी, श्रीनगर में, और नवंबर टू अप्रैल ये जम्मू में रहेगी। बाकी रेस्ट ऑफ द कोर्ट थ्रू आउट द ईयर दोनों जगह चलता रहेगा। और इस टाइम चीफ जस्टिस कौन है, ऑनरेबल पंकज मित्तल। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, मैंने इनके दूसरे ऑप्शन नहीं लिखे हैं सिर्फ ड्यूरेशन कम करने के लिए। तो इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से हाउस में किसने एक्ट को इंट्रोड्यूस किया, तो दोनों हाउस में। वहाँ पे ऑप्शन ये भी हो सकता है मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, या नाम से भी हो सकता है, तो आपने दोनों याद रखने हैं। आउट ऑफ 6 लोकसभा सीट्स
5 मैंने आपको बताया JNK को मिली है, 1 मिला है लद्दाख को। लद्दाख को कौन एडमिनिस्टर करेगा? लद्दाख को LG अलोन, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के पास अपना इलेक्टेड गवर्नमेंट मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। और किस आर्टिकल के तहत जो है जम्मू एंड कश्मीर को एडमिनिस्टर किया जाएगा? 239A के तहत। ओरिजिनली इस आर्टिकल को फॉर्मुलेट किया गया था पुडुचेरी के लिए। लेजिस्लेटिव असेंबली किस चीज़ पे लॉ बना सकती है, किस पे नहीं बना सकती, वो भी मैंने आपको बताया। क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता है, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर पे वो लॉ नहीं बना सकती, बाकी जो स्टेट लिस्ट में है वो बना सकती है। 3 लिस्ट हैं, आपको पता होना चाहिए, एक स्टेट लिस्ट है, एक यूनियन लिस्ट है और एक कॉन्करेंट लिस्ट है। उसके बाद हाउ मेनी सीट्स विल रिमेन वैकेंट बिकॉज दीज सीट्स आर इन द POK, तो मैंने आपको बोला 24। और अगर क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये कंटेस्टेबल है, इन पे इलेक्शन होता है, नहीं। सीट्स टोटल 114 है, लेकिन इलेक्शन सिर्फ 90 पे ही होता है। LG क्या कर सकता है? 2 वुमेन को नॉमिनेट कर सकता है अगर उसको लगता है कि एडुकेट रिप्रेजेंटेशन वुमेन का असेंबली में नहीं है। उसके बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल 57 सेक्शन के तहत जो है अबॉलिश की गई। और IAS कैडर रूल्स में कौन सा पार्ट जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का डील करता है? तो पार्ट 12, जिसमें सेक्शन 88 to 93 जो है। तो ये कह रहा है प्रिंसली स्टेट अंडर द बाउंड्री स्टेट सब्जेक्ट्स एंड नॉट ब्रिटिश कॉलोनियल सब्जेक्ट्स, ये भी सही है। एक्सेशन कब हुआ? 26 अक्टूबर 1947 को। मतलब ये तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। अब यहाँ पे ये कह रहा है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा। हाँ जी बिल्कुल, पहले ये राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद लद्दाख को जो है विदाउट लेजिस्लेचर यूटी बनाया गया। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स भी करेक्ट हैं। विच डिस्ट्रिक्ट आर इंक्लूडेड इन यूटी ऑफ लद्दाख आफ्टर द JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019? ये भी याद रखने वाली चीज़ है। कारगिल और लेह टोटल डिस्ट्रिक्ट जो थी स्टेट में 22 थी, लेकिन जब ये 2 लद्दाख को दी गई उसके बाद 10 जम्मू डिवीजन में डिस्ट्रिक्ट्स हैं और 10 कश्मीर डिवीजन में डिस्ट्रिक्ट्स हैं। एडमिनिस्टर कौन करता है यूटी को? LG करता है, लेकिन LG को अपॉइंट कौन करता है? वो प्रेसिडेंट करता है, इसलिए एडमिनिस्टर की जगह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही आएगा। और चीफ ड्राफ्टर कौन था आर्टिकल 370 का? वो था N गोपालास्वामी अय्यंगर। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो मैंने यहाँ पे आपको बताए। आगे चल के मैं इस पे और अगर मुझे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगे वो भी मैं लेके आऊँगा। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।